जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आयोग के द्वारा पूछे गए कुछ नए प्रश्न। और ये प्रश्न होंगे इतिहास से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित होंगे। और ये साथियों हिस्ट्री के ऐसे ही प्रश्न आजकल एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आयोग के द्वारा पूछे गए कुछ नए प्रश्न। और ये प्रश्न रिलेटेड होंगे इतिहास से, हिस्ट्री के। साथियों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अंदर घुस के गहराई से। जैसे कि पहला प्रश्न देखिए, बताते हैं आपको बिना किसी विलंब के। पहले प्रश्न पर फोकस करो। कहता है भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किस चंदेल शासक को जाता है? तो कौन से चंदेल शासक को? विद्याधर को साथियों कंदरिया महादेव मंदिर का साथियों निर्माण का श्रेय जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता। अंत तक बने रहिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आजकल एग्जामों में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी विलंब के नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। यहां पर देखेंगे ये क्या कहता है। कहता है कि कौन से इंडो ग्रीक शासक, किस इंडो ग्रीक शासक का राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। ये राजदूत का नाम है। ये पूछा जा रहा किस इंडो ग्रीक शासक का राजदूत जो था हेलियोडोरस। ये भगवान कृष्ण का भक्त था और उसने विदिशा में एक स्तंभ स्थापित किया था। ये जो हेलियोडोरस था ये साथियों किसका? एंटिआलकिडस नाम के साथियों इंडो ग्रीक शासक का राजदूत था। ऑप्शन नंबर सी इसका मेरे साथियों इसका भी एकदम सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लेते। यहां पर सभी लोग देखेंगे साथियों क्या कहता। कहता मगध काल की न्यायिक संरचना में व्यवहारिक कौन होता था? ये साथियों न्याय की संरचना में बात की जा रही है तो ये वकील और न्यायाधीश कहलाती थी। व्यवहारिक का मतलब वकील और न्यायाधीश से होता था मौर्य काल की न्यायिक संरचना में। ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब हो गया। यहां पर देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि राजेंद्र चोल प्रथम किसके पुनर्जीवित श्री विजय साम्राज्य पर अपने नौसैनिक अभियानों के लिए जाने जाते। तो किसके मेरे भैया? ये जाने जाते हैं इंडोनेशिया के पुनर्जीवित के लिए श्री विजय साम्राज्य पर अपने नौसैनिक अभियानों के लिए जाने जाते। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हुआ। आगे की ओर देख लेंगे इसी तरीके से। यहां पर देख लेंगे क्या कहता है। सभी लोग यहां पर फोकस कर लेंगे। सभी लोग मेरे भाई एक बार क्लास को प्यारा सा लाइक कर देंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहां पर जैसे देखेंगे कहता भारत में शक संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये किसके द्वारा की गई ये पूछ रहा, ये नहीं पूछ रहा कि किसके नाम पर की गई। ठीक है, तो ये साथियों करी गई किसके द्वारा? ये मेरे भैया करी गई माउज अथवा मोगा नाम के व्यक्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी का एकदम सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां पर देखो साथियों क्या कहता। कहता है चोल शासन के दौरान कौन सी भूमि जैन संस्थाओं को दान में दी गई थी? कौन सी भूमि जैन संस्थाओं को दान में दी गई थी? तो ये साथियों पल्ली छंदम नाम की भूमि थी। ये जैन को दान में दी गई थी चोल शासन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी का एकदम सही जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लेंगे। यहां पर साथियों देखेंगे क्या कहता। कहता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के विस्तार के दौरान
कौन सा नगर वत्सराज की राजधानी बना? तो भैया सभी लोग बता देंगे कि कौन सा वत्सराज की राजधानी बना। तो ये बना था मेरे भैया उज्जैन। उज्जैन सभी लोग जानते हैं कि एमपी में स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर। और यहाँ पर साथियों प्रत्येक 12 सालों में महाकुंभ का आयोजन होता। आगे देख लेंगे यहाँ पर साथियों देखेंगे प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखो, कहता गुप्त काल में उद्रंग शब्द का अर्थ क्या होता था? उद्रंग शब्द से क्या तात्पर्य होता था? तो उद्रंग शब्द से साथियों तात्पर्य होता था कि ये एक प्रकार का भूमि कर है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? सी मेरे साथियों एकदम सही जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां पर देखो क्या कहता है, सभी लोग बता देंगे। कहता है कि ग्रंथों के अनुसार गुप्त साम्राज्य काल के दौरान सेना की कौन सी टुकड़ी सेना का हिस्सा होने के पश्चात भी युद्ध में विरल हो गई? तो कौन सी टुकड़ी? ये रथ वाली टुकड़ी थी साथियों। सेना का हिस्सा होने के बावजूद भी ये विरल हो गई, युद्ध में विरल हो गई, मतलब कि बहुत वो हो गई गायब सी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां पर साथियों देख लेंगे क्या कहता है। कहता अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन नगर प्रशासन के प्रशासनिक प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? अर्थशास्त्र मेरे भाई चाणक्य के द्वारा लिखा गया। वो मौर्यकालीन नगर प्रशासन के प्रशासनिक में जो प्रमुख था, कौन था प्रमुख? नगर प्रशासन के प्रशासनिक में प्रमुख था, उसको क्या कहा जाता था? उसको मेरे साथियों कहा जाता था नागरिक। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब। यहां पर आगे देखते अगला प्रश्न ये रहा। कहता है कि पल्लव राजाओं ने कौन सी उपाधि धारण की ताकि यह दर्शाया जा सके कि उनका शासन धर्म शास्त्रों के सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित था? तो कौन सी उपाधि धारण की थी? उस उपाधि का नाम था धर्म महाराजा, ताकि यह दिखाया जा सके कि उनका जो साथियों शासन है धर्म शास्त्रों के सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित था या चलता था। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हुआ। आगे देख लेते यहां पर देखेंगे भैया क्या कहता है कि यज्ञवर्मन और शरादुल वर्मन और अनंत वर्मन, ये 3 साथियों थे। यज्ञवर्मन, शार्दुल वर्मन, अनंत वर्मन किस राज्य के राजा थे? कौन से राज्य के राजा थे या फिर किस राजवंश से संबंधित थे, यही आपसे पूछ रहे हैं। तो ये मेरे भाई ये कन्नौज के मौखरी राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते यहां पर देखेंगे क्या कहता है कि गुप्त काल के दौरान सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था? सेना के सेनापति को भैया कहा जाता था मेरे भाई महासेनापति कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। यहां पर देखो भैया क्या कहता है बोरी जिसे पहला निम्न पूरा पाषाण स्थल माना जाता। ये बोरी एक नाम है जिसको भैया पूरा पाषाण का स्थल, पहला पूरा पाषाण स्थल माना जाता है। भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ये साथियों भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हुआ। आगे की ओर चलेंगे यहां पर देख लेंगे ये रहा क्या कहता है साथियों, यहां पर फोकस करो। कहता है कि 2022 में किस राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने लौह युग स्थल की खोज करके सुर्खियां बटोरी हैं? तो कौन से राज्य ने? ये राज्य तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां पर देख लो, यहां पर साथियों देखेंगे क्या कहता है। सभी लोग देखेंगे। कहता कौन सा अधिकारी प्रशासन का निरीक्षण करने के और प्रांतीय शासन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में मौर्य प्रांतों का भ्रमण करता था? उस अधिकारी का नाम बता दो। उस अधिकारी का मेरे साथियों नाम था प्रादेशिक। उस अधिकारी को प्रादेशिक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी करेक्ट जवाब। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पर देखेंगे ये रहा। कहता सातवाहन साम्राज्य के दौरान
सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र शब्द किसको संदर्भित था, यानी कि ये आहार और राष्ट्र शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता था, ये साथियों किया जाता था जिला के लिए, जिला के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी मेरे साथियों एकदम सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां पर देखेंगे, ये रहा, कहता 6वीं शताब्दी ईस्वी में बीजांटियम नाम के व्यक्ति के द्वारा रेशम का उत्पादन सीखने के कारण कौन सा विदेशी व्यापार संबंध बुरी तरह प्रभावित हुआ? कौन सा? बीजांटियम के द्वारा रेशम उत्पादन सीखने के कारण कौन सा विदेशी व्यापार संबंध में बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो वो उस व्यापार का नाम क्या था? वो व्यापार था इंडो बीजांटिन व्यापार। ये बुरी तरह प्रभावित हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हुआ इसका सही जवाब? ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां पर देखेंगे, कहता सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान छोटे शहरों में कीमती धातुएं और अर्ध कीमती पत्थरों से बने आभूषण की उपस्थिति इस तर्क का समर्थन करती है कि वो तर्क कौन है? वो तर्क यह रहा कि साथियों वहां पर भैया क्या है, प्रबल सामाजिक स्त्रीकरण रहा होगा, पहले था। ठीक है, इस तर्क का भैया साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से समर्थन करता। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाता। आगे देख लेंगे। यहां पर देखो क्या कहता पाल एवं प्रतिहार साम्राज्य में एक प्रांत होता था जिसको भुक्ति के भी कहा जाता था। ये भुक्ति के गवर्नर को क्या कहा जाता था? प्रांत के गवर्नर को क्या कहा जाता था ये बता दो। भुक्ति के गवर्नर या प्रांत के गवर्नर को मेरे भैया क्या कहते थे? ये कहते थे साथियों उपारिक। क्या? उपरिक कहते थे, उपरिक। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां पर देखेंगे क्या कहता। यहां पर देखो, कहता मालवा क्षेत्र में नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना कब की गई? गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना साथियों कब की गई? ये करी गई 8वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी का एकदम सही जवाब। एग्जैक्ट समय इसका पता नहीं, इसीलिए शताब्दी के फॉर्मेट में उत्तर दिया गया। और ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आयोग के द्वारा पूछे गए नवीनतम प्रश्न हैं। कहता ऋग्वेद में उल्लिखित गोमत शब्द किसको संदर्भित करता है? गोमत शब्द मेरे भैया जो संदर्भित करता, ये धनी व्यक्ति को संदर्भित करता है। ऑप्शन 20 का भी एकदम सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां पर साथियों ये रहा, क्या कहता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है कि सूक्ष्म पाषाण जो छोटे पत्थर और औजार होते थे जिन्हें सामान्यतः हड्डियों या लकड़ियों के हत्थों पर चिपकाकर आरी और दराती जैसे औजार बनाए जाते थे, ये अधिकांशतः किस युग में पाए गए थे? तो ये मेरे भैया पाए गए थे कहां पर? ये पाए गए थे साथियों प्रश्न संख्या 23, ये पाए गए थे मध्य पाषाण युग में। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां पर देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि मौर्य काल के दौरान शासन और प्रशासन का आधार बनाने वाले ग्रंथ जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र में नागरिकों की किस समस्या पर चर्चा की गई है? नागरिकों की कौन सी समस्या पर चर्चा की गई? तो ये करी गई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर चर्चा की गई। नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर चर्चा की गई। ऑप्शन सी का एकदम सही जवाब हुआ। आगे देख लेंगे। यहां पर देखेंगे, ये रहा, क्या कहता है? कहता है पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासी सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? सबसे प्रबंधित लघु इकाई कौन थी ये बतलाना है। तो वो थी साथियों उर। उस इकाई का नाम था उर। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां पर देख लो क्या कहता है। ये प्रश्न संख्या 26।
कहता है कि किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता में अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन के साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया गया है। किसको किया गया है भैया? सभी लोग बता देंगे। ये मानकीकृत भार और माप की इकाई को सबसे ज्यादा केंद्रीकृत किया गया है और इसके साक्ष्य के उद्धृत भी मिले हैं। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लेंगे। यहां पर देखेंगे, ये रहा। कहता हड़प्पा वासियों के द्वारा कांस्य प्रतिमाएं बनाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता था? किस तकनीकों का उपयोग किया गया था? ये साथियों लुप्त मोम ढलाई तकनीकी का उपयोग किया गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हुआ? सी करेक्ट जवाब हुआ। लुप्त मोम ढलाई विधि का इन तकनीकों का प्रयोग किया जाता था कांस्य की प्रतिमा बनाने में, मूर्तियां बनाने में। आगे चलेंगे। यहां पर प्रश्न संख्या यहां पर देखेंगे 28 नंबर। क्या कहता है? कहता है कि 5 ग्राम समितियां जिनको वरियाम कहा गया, समितियों को वरियाम कहा गया। 5 ग्राम समितियां यानी कि वरियाम, जैसे कि निरनलई वरियाम और निधि वरियाम किस राजवंश की एक अनूठी प्रशासनिक विशेषता थी? सभी लोग बता देंगे किस राजवंश की एक अनूठी प्रशासनिक विशेषता थी। ये सभी लोग इसका उत्तर बता देंगे मेरे भैया। ये किस राजवंश की? ये पांड्य राजवंश की एक प्रशासनिक विशेषता थी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां पर देखेंगे, ये रहा। कहता है कि भारत के मूल निवासी जो विरोधी थे और सांवले थे और वैदिक पद्धति का पालन नहीं करते थे, उन्हें वैदिक ग्रंथों में क्या कहा गया? उन्हें वैदिक ग्रंथों में दस्यु के नाम से जाना गया। 20 का एकदम सही जवाब हुआ। ठीक है साथियों, आगे की ओर चलेंगे। यहां पर देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 30। देखो क्या कहता है। कहता है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा कौन से राजवंश ने शुरू किया था? तो ये कौन से राजवंश ने शुरू किया था? सातवाहन राजवंश ने शुरू किया था। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हुआ। आगे देख लेंगे। यहां पर देखो क्या कहता। पार्थियनों की उत्पत्ति किस देश से हुई है? पार्थियनों की उत्पत्ति मेरे भैया कौन से देश से हुई है? तो ये ईरान देश से हुई है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हुआ। आगे देख लेंगे। यहां पर देखेंगे, ये रहा। कहता जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का प्राथमिक कारण खाली स्थान में भारत में फैली धार्मिक अशांति थी। भैया कौन सी शताब्दी में भारत में फैली धार्मिक अशांति थी? सभी लोग बता देंगे भैया ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम सही जवाब। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का प्राथमिक कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फैली धार्मिक अशांति थी। आगे देखते हैं। यहां पर देखेंगे, ये रहा। कहता 2री शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के किस राजा ने भारत में जैन धर्म को अपनाया? तो कौन से राजा ने अपनाया था जैन धर्म को? ये खारबेल ने अपनाया था। जैन धर्म के साथियों राजा ने खारबेल ने जैन धर्म अपनाया था, जबकि अशोक ने साथियों बुद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। इन्होंने धम्म की राह चुनी थी। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी का एकदम सही जवाब हुआ। आगे देख लेंगे। यहां पर साथियों देखेंगे क्या कहता है कि जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन किस नाम से जाना जाता? यह साथियों कहां पर किया गया? ये कहां पर किया गया ये पूछ रहा। तो ये मेरे भैया किया गया कहां पर? ये किया गया पाटलिपुत्र, पटना, जिसको वर्तमान में कहते। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां पर देख लेंगे, ये रहा। कहता कि 512 ईस्वी में वल्लभी जो कि गुजरात में था, वल्लभी में देवार्धि क्षमा भ्रमण की अध्यक्षता में कौन सी जैन संगीति आयोजित की गई?
कौन सी जैन संगीति आयोजित की गई? तो ये दूसरे नंबर की जैन संगीति आयोजित की गई थी। ऑप्शन 20 का एकदम सही जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते यहां पर साथियों देखेंगे ये रहा। कहता है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान किस पशु को दलदली भूमि की जुताई हेतु विशेष रूप से उपयोगी बताया गया? तो किसको बताया गया? ये भैंस अथवा भैंसा को बताया गया। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी इसका एकदम सही जवाब हुआ मेरे भैया। ठीक है, भैंस को क्या बताया गया? उत्तर वैदिक काल के दौरान भैंस को दलदली भूमि की जुताई हेतु विशेष रूप से उपयोगी बताया गया। आगे देखते यहां पर कहता है संगम। संगम शब्द किससे संबंधित था? संगम शब्द किससे संबंधित था ये बतला देंगे। ये संबंधित था तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा से। ऑप्शन नंबर इसका एकदम सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे यहां पर देखेंगे ये रहा। कहता है कि 8वीं शताब्दी के ईस्वी के दौरान 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान किस राजपूत शासक ने मालवा में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की? गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की। सभी लोग इसका उत्तर बतला देंगे। ठीक है, तो किसने किया भैया? ये करने वाले का नाम था भैया नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर इसका एकदम सही जवाब। ये पहले भी बतला चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर चलते ये रहा। कहता है कि भैया कौन सा राजवंश उत्तरी भारत के समृद्ध शहर कन्नौज पर नियंत्रण के संघर्ष में शामिल नहीं था? कन्नौज पर नियंत्रण संघर्ष में शामिल नहीं था। तो वो कौन था भैया? वो था साथियों पल्लव वंश। पल्लव वंश। ऑप्शन नंबर डी। तो ये राजवंश का नाम पूछा था, इसीलिए मैंने राजवंश, किसी व्यक्ति का नाम नहीं पूछा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब। यहां पर देख लेंगे ये रहा। सभी लोग थोड़ा फोकस करेंगे इस पर, ये देखेंगे। कहता है कौन सा शिलालेख अथवा अभिलेख, कौन सा शिलालेखों अथवा अभिलेखों का एक प्राचीन समूह है जो नैतिक मूल्यों और शासन सिद्धांतों को बढ़ावा देता है और भारतीय इतिहास में सबसे प्रारंभिक लिखित अभिलेखों में से एक माना जाता है? वो कौन है? वो कौन हो जाता है? सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे कि वो साथियों अशोक के अध्यादेश। अशोक के अध्यादेश। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हुआ। ठीक है, आगे की ओर चल लेते यहां पर देख लेते अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है प्रश्न संख्या 41। कहता है कि कौन सा दक्षिण भारतीय साम्राज्य, कौन सा दक्षिण भारतीय साम्राज्य उत्तर में गंगा नदी के पार तक विजय के लिए जाना जाता है? तो कौन था वो भैया वंश, ये बता देंगे। इसमें भी राजवंश का नाम बतलाना है। तो वो हो जाता है साथियों चोल राजवंश। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देख लो ये रहा। क्या कहता है? यहां पर देखो भैया प्रश्न संख्या क्या कहता है? 42। गुप्त काल के दौरान ग्राम मुखिया को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था मेरे भैया ग्रामाध्यक्ष के नाम से। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे यहां पर देख लो भैया क्या कहता है। कहता है कि पल्लव साम्राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था जिसका उपयोग उनकी सेना के रख रखाव और प्रशासनिक व्ययों के लिए किया जाता था? इसका साथियों राजस्व मुख्य स्रोत क्या था? तो भैया इसके राजस्व का मुख्य स्रोत जो था वो भूमिकर था। भूमिकर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे यहां पर देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि भीमबेटका शैलाश्रय किस प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है? ये तो सभी जानते हैं कि ये एमपी में है, एमपी के रायसेन जिले में है। यह साथियों
अहमदगंज जिले, रायसेन जिले में, ठीक है, रायसेन जिले में। लेकिन ये कौन से प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित थी, ये पूछ लेगा गहराई से। तो ये निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में ज्ञान अथवा निर्वाण की प्राप्ति किस किस आयु में हुई? कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? सीधा सीधा पूछता। तो ये मेरे भैया कितने वर्ष की? 35 वर्ष की आयु में बिहार का गया नामक स्थान या बोध गया कह लो, बोध गया, ठीक है, बोध गया निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, इतना काफी है। आगे चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे, ये रहा। कहता है कि गुप्त साम्राज्य काल के दौरान भालों और तलवारों जैसे हथियारों के भंडारण आपूर्ति के प्रबंधन का उत्तरदायित्व किस अधिकारी के पास था? किस अधिकारी के पास था ये बतलाएंगे। तो ये साथियों था रणभंडारिक नाम का नागरिक हुआ करता था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखो भैया क्या कहता है, ठीक है। कहता है कि कुषाण शासकों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि देवपुत्र, उस उपाधि का नाम क्या था? कुषाण शासकों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि देवपुत्र किसका बोध कराती है? किसका बोध कराती है? ये बोध कराती है भैया किसका? ये कराती दैवी उत्पत्ति या देवत्व का दावा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखो, ये रहा। कहता है प्रश्न संख्या साथियों 48। कहता पल्लवों के अधीन ब्रह्मदेव गांव में कौन सी जाति मुख्य रूप से स्थानीय सभाओं का प्रबंधन करती है? तो कौन सा भैया? जल्दी से बता दो भैया। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ब्राह्मण। पल्लवों के अधीन ब्रह्मदेव गांव में कौन सी जाति? तो ब्राह्मण जाति। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब। आगे देख लेंगे। यहाँ पर देख लेंगे, ये रहा। क्या कहता है? कहता है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण काल के दौरान गर्तवासों और पालतू कुत्तों के साक्ष्य को दर्शाता है? तो भैया कौन सा नवपाषाणी काल स्थल ये काल के दौरान गर्तवासों और पालतू कुत्तों के साक्ष्य को दर्शाता है? वो कौन है भैया? वो दर्शाता है भैया बुर्ज होम नाम का एक स्थल है। ये बुर्ज होम नाम का स्थल है। ये साथियों कहां पर? ये जो स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे चलेंगे। यहाँ पर देख लेंगे, ये रहा प्रश्न संख्या 50। कहता है 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान किन शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? किन शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो देखो, एक तो इसमें कौन कौन थी? वो 3 पक्षीय, एक था पाल, एक था प्रतिहार, एक था राष्ट्रकूट। तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इतने लोग 3 त्रिपक्षीय संघर्ष युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी भैया, ये 3 लोग शामिल थे, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, ठीक है। आगे एक प्रश्न आपके लिए साथियों, यहाँ पर देखो क्या कहता। प्रश्न संख्या 51 क्या कहता है? कहता त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, पाल और किस दक्षिण भारतीय राजवंश के मध्य दीर्घकालिक संघर्ष था? जल्दी से बताओ। ये भैया राष्ट्रकूट, 3 वंशों के विरुद्ध हुआ था, एक गुर्जर प्रतिहार, एक पाल, और किसके पूछा? तो ये हो जाएगा साथियों बी। ठीक है, तो साथियों मैंने बेहतरीन क्वालिटी के प्रश्न बताए, और यदि आप ऐसे ही नए नए प्रश्नों का अध्ययन सभी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड यूपीजी के सभी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन यदि आप करना चाहते हैं तो साथियों इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दो, और साथियों इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, तभी साथियों आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। ठीक है भैया। और हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा कि आपको किस विषय का सबसे पहले चाहिए, संपूर्ण नए प्रश्न जितने भी आयोग के द्वारा पूछे गए।
तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस क्लास को अंत तक देखने के लिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए